तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिसर्च के, और रिसर्च के कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट आज की क्लास में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स भी कहते हैं या फिर मेथड्स भी कहते हैं, या रिसर्च डिजाइन क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। 3 पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा है इंक्वायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जिसमें आपको इनके अलावा भी और बहुत सारे रिसर्च टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ को पढ़ेंगे, कुछ आप जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे या थोड़ा सा आप खुद से भी एक बार और देखिएगा, अगर आपको उसमें कहीं पे कोई दिक्कत आती होगी तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनके अलावा कुछ और टाइप्स हैं उनको देखेंगे। बाकी आप लोग और कहीं भी आपको पता चलता है कि इसके बारे में भी बताइए, तो वो भी चीज़ मैं आप लोग को आगे नेक्स्ट क्लास में जब आप पूछेंगे तो वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो आता है, प्योर रिसर्च, उसको ही हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, और दूसरा आता है आपका अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चार दिख रहे हैं आपको, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल एंड एक्सप्लानेटरी, ठीक है। इंक्वायरी पॉइंट ऑफ व्यू से दो रहता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। तो ये इस तरह से टाइप्स ऑफ रिसर्च हमें देखने को मिलता है, इनके बारे में हम एक एक करके अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या होता है, पहला क्या है हमारा, दो तरह का आता है इसमें, कौन कौन सा, प्योर रिसर्च और आपका क्या होता है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो आते हैं, प्योर एंड अप्लाइड। प्योर को ही बोला जाता है बेसिक या फंडामेंटल, हिंदी में इसको कहते हैं मूलभूत या मौलिक अनुसंधान, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मूलभूत या मौलिक अनुसंधान कहा जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए ये थ्योरी ड्रिवन होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें थ्योरी बनाया जाता है, जैसे कि हमने कल एक एग्जांपल लिया था न्यूटन का, ठीक है। तो न्यूटन ने जो बताया कि ग्रेविटी के कारण जो भी एप्पल है वो क्या होता है, नीचे गिरता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक थ्योरी बनाया, उसका एज सच हमारी लाइफ में कोई यूज नहीं है, ठीक है। हम केवल ग्रेविटी को ही यूज करके हम कोई अपने लाइफ में हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उस ग्रेविटी का जो थ्योरी बना उसको यूज करके फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने उस पर बहुत सारे रिसर्च और किए, ठीक है। तो ये जो प्योर रिसर्च होता है वो क्या होता है, वो एक थ्योरी ड्रिवन रिसर्च होता है, मतलब कि वो एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, उसका हमारे लाइफ में या उस पर्टिकुलर थ्योरी का हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ। ठीक है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का आप देखें, किसी ने पाइथागोरस थ्योरम बनाया होगा, तो वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हमारा उसकी लाइफ में मतलब उस पाइथागोरस थ्योरम का हमारी लाइफ में कोई यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन उस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके फिर अलग अलग तरह के टावर वगैरह बनाए गए, उसमें जो मैथ्स वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनती है तो उसमें यूज आता है, ठीक है। तो उस थ्योरम को यूज करके हम आगे फर्दर रिसर्च करते हैं। तो जो भी अप्लाइड प्योर रिसर्च होता है वो क्या होता है, एक सिद्धांत मात्र होता है, ठीक है। ये किसका उत्तर देता है, कैसे, ये कैसे हो रहा है, जैसे एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, ठीक है, उसका उत्तर ये देता है, ठीक है। न्यू नॉलेज टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, ये न्यू नॉलेज यानी कि मान लीजिए जो एप्पल गिर रहा था, तो ग्रेविटी हमें पता नहीं थी ग्रेविटी है, उसके पहले क्या ग्रेविटी नहीं थी, ऐसा था क्या कि न्यूटन के लॉ देने के बाद ही ग्रेविटी आई है, उसके पहले ग्रेविटी नहीं थी, ऐसा था। मेरी वॉइस तो आ रही है ना। हाँ दीदी आ रही है। तो ऐसा था क्या कि न्यूटन की ग्रेविटी देने से पहले ग्रेविटी नहीं थी। ठीक।
थी ना, लेकिन हमें पता नहीं था, ठीक है, हमें वो चीज पता नहीं थी। तो जो भी हमें नॉलेज है ये क्या करता है, जो हमें पता नहीं होता है उसको ये क्या करता है, उजागर करता है, ठीक है, नए ज्ञान को क्या करता है, उजागर करता है। वो रहता पहले से है लेकिन उसको समाज में लेके आता है, ठीक है। और ये क्या है कि ये थ्योरी जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसको क्या करता है, ये समझने, अंडरस्टैंड करता है, यानी कि उसको समझने का कार्य करता है। ये एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक है, इसका एज सच को यूज नहीं होता है, केवल संकल्पना होती है, केवल ये एक ओनली कॉन्सेप्ट होता है, इसका हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इसको यूज करके हम आगे और रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी फंडामेंटल रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, वो कैसा होगा, थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होगा। जो फंडामेंटल रिसर्च है वो क्या होगा, थ्योरेटिकल रिसर्च होगा, ठीक है। इसको भी बेस ऑफ द रिसर्च कहते हैं, अलग जो दूसरे रिसर्च हैं उनका बेस है, ठीक है। जैसे कि बेसिकली आप लिटरेचर चीजों में जो आप करते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, लिटरेचर, लिटरेरी रिसर्च जो होता है या फिलोसफिकल रिसर्च जो होता है वो बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसको अभी तक जो साइंटिस्ट हैं वो समझ रहे हैं, उनके बारे में खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या आता है, आपके फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, थ्योरी के रूप में होता है या थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ठीक है। क्लियर है फंडामेंटल रिसर्च। हाँ मैम। उसके बाद इसी के अपोजिट या इसके आगे क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। जो हमने क्या किया, प्योर रिसर्च में हमने जो कॉन्सेप्ट बनाए, जो थ्योरी बनाया, ठीक है, उसको अब हम क्या करेंगे, अलग जगह पे यूज करके देखेंगे, अलग अलग जगह पे उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। अप्लाइड मतलब क्या होता है, अप्लाई करना, ठीक है। जो हमने प्योर रिसर्च में कोई कॉन्सेप्ट बनाया, कोई थ्योरी बनाया, कोई सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च होता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस, ठीक है। या प्योर रिसर्च में जो थ्योरी बनाई गई है उसका क्या किया जाता है, यहाँ पे एप्लीकेशन किया जाता है, मतलब उसका प्रयोग किया जाता है, उसको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्यों का आंसर देता है, ठीक है। इसमें किस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि प्योर रिसर्च में किसका आंसर मिलता है, हाउ का आंसर मिलता है, ठीक है। और आपका जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें किसका आंसर मिलता है, क्यों का आंसर मिलता है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जो भी हम जैसे आप मेडिकल साइंस वगैरह में जो भी देखते हैं, ठीक है, जो भी रिसर्च देख रहे हैं वो सब क्या है, अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये क्यों का उत्तर देता है, फाइंडिंग ऑफ रिसर्च आर इमीडिएट बेनिफिट, ठीक है। प्योर रिसर्च का, जब आप कोई प्योर रिसर्च करते हैं तो उसका इमीडिएट बेनिफिट सोसाइटी को नहीं मिलता है, ठीक है। आपने कोई कॉन्सेप्ट बना दिया, कोई सिद्धांत बना दिया, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसी भी सोसाइटी को नहीं मिलेगा। जब उस प्योर रिसर्च को यूज करके जब हम अप्लाई करेंगे, तब उसका क्या होता है, उसका हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप एजुकेशन वगैरह के फील्ड में देखते हैं, ठीक है। एजुकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है कि स्कूल में कैसे कैसे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का माहौल रखना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्कूल में कौन कौन से अनुशासन होने चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है, उन्होंने एक सिद्धांत बना के रख दिया है, ठीक है। उन्होंने बुक बना के रख दिया है कि एक टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक स्टूडेंट में ये क्वालिटी होनी चाहिए, स्कूल में ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसको अप्लाई करेंगे तभी हमें क्या होगा, उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। एक बुक बना देने मात्र से उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जो आप बुक बना रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वो आपका प्योर रिसर्च में आता है। और अप्लाइड रिसर्च मतलब कि उस जो बुक में लिखा हुआ है उसको लोगों पर अप्लाई करना, ठीक है। कोई बुक बनी होगी उसको किसी स्कूल में ले जाके देना, और टीचर, स्टूडेंट और स्कूल को उस तरह से आप जब आप ढालेंगे, उस तरह से जब आप वहां पे उनको व्यवहार करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। उसका इमीडिएट बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अगर टीचर अच्छे से व्यवहार करता है बच्चों के साथ तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अगर जो बच्चे हैं या
जो बच्चे हैं वो अच्छे से अनुशासित रहते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा कि बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, हमारा इमीडिएट बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। अप्लाइड रिसर्च में जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया, तो उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ होगा कि सभी लोगों को बुखार आ रहा है, ठीक है, मतलब कि पहले जब पैरासिटामोल नहीं बना होगा, उस समय देखा होगा कि लोगों का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो हाई हो रहा है। तो अब उसको हम कम करने के लिए क्या करेंगे, अब एक हमारे सामने प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, पैरासिटामोल टेबलेट बनाया, ठीक है, जिसको फिर लोग जब उसको कंज्यूम करते हैं या उसको खाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर बॉडी का लो हो जाता है या फिर कम हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है। जैसे कि पहले हमारे पास क्या था, लाइट नहीं था, लोग लालटेन वगैरह इत्यादि से पढ़ते थे, ठीक है, सबके घरों में लालटेन वगैरह रहता था, मसाल वगैरह रहता था। तो फिर किसी के माइंड में क्लिक हुआ कि क्या हम ऐसा कुछ चीज कर सकते हैं जिससे हम बल्ब बनाएं, ठीक है। तो फिर उन्होंने प्रयास किया, इलेक्ट्रिसिटी लाए, बल्ब बनाया, तब फिर अब हमें लालटेन वगैरह का यूज नहीं करना पड़ता। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो किसके अंतर्गत आता है, आपका अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर रियल लाइफ में एप्लीकेशन, ठीक है, रियल लाइफ में आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्योर रिसर्च को आप रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अप्लाइड रिसर्च ऐसा होता है जो आप रियल लाइफ में क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्योर एंड सॉरी अप्लाइड रिसर्च। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दो रिसर्च आते हैं, प्योर और अप्लाइड, ठीक है। तो उसमें हमने देखा प्योर और अप्लाइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था 4 तरह के रिसर्च आते हैं। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी फील्ड में रिसर्च करने जा रहे हैं, तो वहां पे उस जनसंख्या का, जैसे आप क्या है, बच्चों पे रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों पे बोलेंगे तो इस मतलब पूरे भारत में ही जब हम बोलें तो लगभग कितने बच्चे हैं, 24 करोड़ 25 करोड़ बच्चे होंगे, ठीक है। तो उतने बच्चों पर तो हम रिसर्च नहीं कर सकते या उतने लोगों को हम नहीं देख सकते। अब बच्चों में हम देखेंगे कि उनका एज क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि 10 से 15 साल के बच्चे। अब 10 से 15 साल के जितने बच्चे होंगे, फिर 10 से 15 साल के सिर्फ कहाँ के, महाराष्ट्र के बच्चे, ठीक है। अब महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो अब महाराष्ट्र के 10 से 15 साल के कोई मतलब किसी एक एरिया को, किसी एक हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन कर लेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट से 3 स्कूल ले लिया हमने, ठीक है, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट लिया, वहां से जैसे नागपुर से 3 स्कूल ले लिया। अब 3 स्कूल में जितने बच्चे होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि एक स्कूल में कम से कम 1000 बच्चे रहते हैं, ठीक है। हर स्कूल में जब हम देखेंगे तो कम से कम 1000 बच्चे रहेंगे। अब हम पूरे 3 स्कूल में कितने हो गए, 3000 बच्चे हो गए, तो इतने लोगों पर तो हम रिसर्च नहीं कर सकते है ना। लेकिन हमारा पॉपुलेशन क्या हुआ, 3000, ठीक है। हमने जो क्राइटेरिया डिफाइन किया है उसमें से हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना हुआ, 3 स्कूल में हमारे पास 3000 बच्चे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। और सैंपल क्या कहेंगे, मान लीजिए आप इस 3000 में से 300 लोगों को, 300 बच्चों को आपने क्या कर लिया, चुन लिया अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे, ठीक है। 3000 बच्चों में से 300 बच्चों को जो आपने चुना है अपने रिसर्च में, जिसको आप कुछ भी कराएंगे, योगा कराएंगे या कुछ भी उनको बिहेवियर थेरेपी देंगे या कोई भी चीज करेंगे, तो वो आपका क्या हुआ, सैंपल हुआ। क्लियर है, पॉपुलेशन एंड सैंपल, हाँ मैम। ठीक है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा और चौथा टर्मिनोलॉजी आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
आप कहीं भी देखते हैं तो कोई भी रिसर्च का टॉपिक आप ले लीजिए, उसमें दो चीजें रहती ही है, ठीक है, दो चीज उसमें रहेगी ही। जैसे कि मैं योगा से हूँ तो योगा का एक एग्जांपल लेती हूँ, योगा और स्ट्रेस का, ठीक है, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या हो गई हमारी योगा, और दूसरी चीज क्या हो गई हमारी स्ट्रेस, ठीक है। तो अब हम इसमें से देखेंगे वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो बदल सकता है, ठीक है। तो दोनों ही बदलाव है। अब योगा में भी आप आसन ले सकते हैं, या फिर प्राणायाम ही ले सकते हैं, या फिर सिर्फ ध्यान ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा चीज ले सकते हैं, ठीक है। तो योगा जो है वो क्या है, योगा का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, स्ट्रेस पे पड़ रहा है। तो स्ट्रेस किस पे डिपेंड है, योगा पे, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेस को डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर इसको कहते हैं, ठीक है। जो किसी चीज पर डिपेंड रहता है, उसका बढ़ना या घटना किसी चीज पर डिपेंड रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित चर कहते हैं। और जो स्वतंत्र होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, जैसे कि योगा और स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कम होगा या बढ़ेगा तो योगा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, योग तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट, ठीक है। योग क्या है, इंडिपेंडेंट है, और स्ट्रेस क्या है, डिपेंडेंट है। वैसे ही अगर आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे एक क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, क्लियर है। यस। अब उसके बाद एक हाँ। होता है हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, परिकल्पना, ठीक है। आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके बाद उससे पहले आप क्या करते हैं, अब जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हाँ, कोई पहले से आपके मन में एक परिकल्पना होती है, ठीक है, एक पहले से आपके मन में उसका रिजल्ट कैसा आएगा या क्या आएगा, ये आपके दिमाग में एक बना होता है कि हाँ, ये हम रिसर्च कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो ये जो पूर्व कल्पना, परिकल्पना मतलब क्या होता है, पूर्व कल्पना, जो आपकी पूर्व में जो कल्पना होती है, बिना रिसर्च किए या बिना रिजल्ट तक, कंक्लूजन तक गए हुए, आपने पहले ही जो अपने माइंड में एक माइंडसेट बना लिया कि इस रिसर्च का इस तरह से रिजल्ट आएगा, इस तरह से इसका कंक्लूजन बनेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, पूर्व कल्पना। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो जैसे हमने योगा और स्ट्रेस का लिया, तो योगा स्ट्रेस में जैसे हमने 300 लोग लिए थे, ठीक है। तो 300 में से हम क्या करेंगे, 150 और 150 डिवाइड कर लेंगे। 150 को हम क्या रखेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे, जिनको हम योगा कराएंगे, और 150 लोगों को क्या रखेंगे, कंट्रोल ग्रुप में रखेंगे, जिनको हम क्या कराएंगे, कुछ भी नहीं कराएंगे, उनको सिर्फ उनके कंपैरिजन में देखेंगे। अब 150 लोगों को योगा करा रहे हैं और 150 लोगों को कुछ नहीं करा रहे, ठीक है। तो इनका जीवन शैली वैसा ही रहेगा, वो स्कूल जाते हैं, वही खाना खाते हैं, वैसा ही रहते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम रहेंगे। उसमें हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक एड ऑन चेंज कर रहे हैं योगा का। तो फिर जब हम 3 महीने बाद या कितने भी समय बाद जब हम रिजल्ट देखेंगे तो दोनों में क्या आएगा, आपका डिफरेंस आएगा, तो पता चलेगा कि हाँ, योगा करने से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल। क्लियर है। ये कुछ ये जब आप रिसर्च पढ़ रहे हैं तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोग को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब आपका रिसर्च के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा 4 आता है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लानेटरी एंड कोरिलेशनल, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को क्या कहते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, ठीक है। वर्णनात्मक अनुसंधान मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे भूकंप आया, ठीक है, या कहीं पे कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, होता है कभी कभी हमें न्यूज में देखने को मिलता है। तो ट्रेन एक्सीडेंट होने के कुछ समय बाद ही आपको न्यूज में देखने को मिल जाता है कि वहां पे कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग घायल हैं, ठीक है। वो ट्रेन कहाँ से आ रही थी, कहाँ को जा रही थी, कहाँ पे उस ट्रेन का ये हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, किस कारण से हुआ, आपको कुछ ही समय बाद में सारा इंफॉर्मेशन न्यूज के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। कैसे मिलता है, कैसे मिलता है ये इंफॉर्मेशन,
मैम मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन पूछ रही है ना, कैसे मिलता है? हाँ, मीडिया के थ्रू मिलता है, लेकिन वो चीज वहां पे जाके पता करते हैं वो लोग, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से देखते हैं, है ना, मतलब कि उस जगह को जाके क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे बिहेवियर हुआ, क्या सिचुएशन है वहाँ की, मतलब उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनको कितना दुख हो रहा है, किनको दुख नहीं हो रहा है, इसमें किसका हाथ था, ये सारी चीजें क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कुछ ही समय में, और वो आप तक पहुंचाते हैं। काइंड ऑफ रिसर्च है ये, ठीक है, ये इस तरह का जो चीज होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। जैसे कहीं पे भूकंप आ जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, तो फिर हमें वहां के बारे में पूरा न्यूज के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है, कि कोई प्लेन क्रैश हो गया तो भी हमें पता चलता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, एक तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आती है, ठीक है। उस चीज में हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, उस चीज में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, बस जो चीज हुआ है उसको देख करके हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे मतलब इसको अगर हम किसी थ्योरेटिकल टॉपिक या कोई टेक्सुअल टॉपिक में देखें, तो टेक्स्ट है आपका, तो टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, उसमें कोई अपना बदलाव नहीं करेंगे, जो चीज हुआ है, जो चीज वहां पे है, उसको आप क्या करेंगे, अपने शब्दों में जो लोगों तक समझ में आए, जो लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, उस तरह से आप क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, ठीक है, जिसमें आप किसी घटना का या किसी किसी के व्यवहार का, किसी स्थिति का, किसी विषय का क्या करते हैं, आप डिस्क्राइब करते हैं उसको, ठीक है, उसका वर्णन करते हैं उसके विषय में। तो ये बेसिकली ये भी किसका उत्तर देता है, व्हाट का उत्तर देता है, देखिए, ठीक है, वाई का उत्तर नहीं देता है, वाई का उत्तर कौन देता है, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। और अब ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उत्तर किसका देता है, क्या हुआ वहां पे, ठीक है, उस जगह में क्या ऐसा हुआ, कितने लोग की मृत्यु हुई, क्या हो रहा है वहां पे, उस चीज का उत्तर कौन देता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो देता है, ठीक है। इन चीजों को, ये की पॉइंट्स है, ये आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग को चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल जो चर हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया, ट्रेन की दुर्घटना हुई, ठीक है, तो अब ट्रेन की दुर्घटना हुई, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते उस सिचुएशन को, ठीक है, उस सिचुएशन को आप ठीक करके उस जगह को फिर से क्या बोलते हैं उसको, उस जगह को मतलब टाइम के पीछे जा करके ट्रेन का हादसा ना हो, ट्रेन सही से चलता रहे, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या होगा, वो हो चुका है, बस उसको आपको देखना है, ठीक है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हुए, उस चीज पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड में जो लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बस हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं सिर्फ, ठीक है, और उसके विषय में हम अपना वर्णन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो भूकंप वगैरह आता है या फिर केदारनाथ साइड वगैरह जो रहता है, वहां पे भूस्खलन हो जाता है ना, मतलब कि लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है, तो कितने लोगों के घर टूट जाते हैं, तो फिर लोग वहां पे क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, कैसे करते हैं हमें तो पता नहीं था, लेकिन किसी ने हमें बताया कि वहां पे क्या हुआ है, कि वहां के लोगों को खाना नहीं मिल पा रहे, तो फिर खाना लेके जाते हैं, गवर्नमेंट वहां पे खाना पहुंचाती है, लोग उसके लिए दान करते हैं ताकि उनको खाना मिल सके, घर मिल सके। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन होता है, इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उस रिसर्च का यूज करके हम लोगों तक वो बात पहुंचाते हैं, ठीक है। ये उत्तर देता है क्या का, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन नेचर, ठीक है, स्टैटिस्टिकल है। अब मान लीजिए आपको पता चल जाएगा कि एक ट्रेन में कितने लोग, 50 लोग की 150 लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, 2000 लोग क्या है, घायल हैं, तो ये स्टैटिस्टिकल नंबर, एक नंबर मिल रहा है आपको, इसका आप स्टैट्स लगा सकते हैं कि उस ट्रेन में कितने लोग थे, इतने लोग थे, उसमें से 2000 लोग घायल हैं, 200 लोग पूरी तरह से ठीक हैं, 150 लोग की मृत्यु हो गई, ये आपको एक नंबर पूरा मिल जाता है। और ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल रिलेटेड होता है, आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, जिसको खोजपूर्ण अनुसंधान भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर मतलब कि मान लीजिए कि हमें किसी प्रॉब्लम के विषय में अच्छी तरह से पता नहीं, ठीक है, व्हेन प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली नोन, अगर हमें कोई प्रॉब्लम के विषय में पता नहीं है, जैसे कि आप रिसर्च करने जाते हैं, पीएचडी में जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, आप अपना टॉपिक ढूंढिए, ठीक है, बोला जाता है आपसे कि आप अपना टॉपिक ढूंढिए, तो आपको उस समय पता नहीं होता है कि मैं क्या टॉपिक लूं, कहाँ पे रिसर्च की जरूरत है, कौन सा थ्रस्ट एरिया है, ठीक है, कहाँ पे रिसर्च होना बाकी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जगह जगह से लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम के बारे में ठीक से पता नहीं है, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानने के लिए, अब मान लीजिए कि हमारा ये बल्ब जो है वो बन चुका है, ठीक है, फैन बन चुका है, लेकिन हमें नहीं पता है कि फैन बना है नहीं बना है, अब हम दोबारा से फैन बनाने में अपना पूरा टाइम लगा दिए, ठीक है, अब हम पूरा फैन बना लिए लेकिन बनाने के बाद हमें पता चला कि हाँ फैन तो ऑलरेडी कहीं पे बन चुका था, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी जाएगा और वो रिसर्च भी नहीं कहा जाएगा, और क्या होगा कि जो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जो चीज पहले से है, उस चीज को हम दोबारा से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको बनाने में, ठीक है। तो उसी तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में डीप डाउन तक जाते हैं, अच्छी तरह से उसके बारे में हम पता करते हैं, ठीक है, समस्या का स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता है, तो समस्या के बारे में जानने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि इसको और आप ले सकते हैं, बेसिकली जैसे ये कहा जाता है ना कि भारत में कितनी गरीबी है, ठीक है, कितने लोग गरीब हैं, वो अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, अब उसके बारे में हमें रिसर्च करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने कभी गरीबों के विषय में सर्च ही नहीं किया, हमने कभी ऐसे बस्ती में जाकर के हमने देखा ही नहीं कि उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हमें उस प्रॉब्लम के बारे में अगर उस पर रिसर्च करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी किसी बस्ती में जाना पड़ेगा जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, ठीक है, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे कि वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो फिर हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर करना मतलब क्या, उसके बारे में और अच्छे से जानना, प्रॉब्लम को अच्छे से पहचानना, ठीक है। और ये क्या होता है रिसर्च, इसमें बेसिकली जैसे आपको कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज करना है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है कि लिटरेचर रिव्यू जो होता है, लिटरेचर रिव्यू, अब लिटरेचर रिव्यू आपका क्या होगा कि या तो आप किसी वेबसाइट से करें या फिर पर्टिकुलर उस जगह पे जाके करें, तो भी ये सब क्या होता है आपका यूज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हाँ मैम। ठीक है। यूज टू क्रिएट द हाइपोथेसिस, जैसे इससे पहले हमने देखा ना हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने का, कल्पना का मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में कोई भी एक कल्पना आ गई कि हाँ इससे मान लीजिए कि हम योग करेंगे तो आत्म साक्षात्कार होगा, आपने पढ़ लिया है कहीं पे योग करेंगे तो आत्म साक्षात्कार होगा, लेकिन आप उसको कैसे नापेंगे कि योग करेंगे तो आत्म साक्षात्कार होगा, ये चीज आप नापेंगे कैसे, ये चीज आप देखेंगे कैसे, ठीक है। तो सही तरह से सही मेथोडोलॉजी यूज करना, सही तरह से डाटा कलेक्शन मेथड यूज करना, सही टेक्निक यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना पड़ता है, उस बारे में खोजना पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है फिजिबिलिटी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है आपका, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों टॉपिक में होता है, दोनों जगह पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये फिजिबिलिटी रिसर्च है ना, वो फिजिबिलिटी रिसर्च आपका बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, ठीक है। जैसे कि फिजिबिलिटी स्टडी यानी कि पायलट स्टडी, पायलट स्टडी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि हमें किसी जगह पे बड़े पैमाने पर अगर हमें रिसर्च करना है, ठीक है, 500 लोगों पर रिसर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम वहां पे 500 लोगों पर रिसर्च करने नहीं पहुंच जाएंगे, इससे क्या होगा, इससे हमारा पैसा जाएगा, इससे हमारा समय जाएगा, इससे हमारे बहुत सारे मतलब कि इकोनॉमिकली ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, वही रिसर्च जो हम रिसर्च करना चाहते हैं वो 10 लोगों पे करके देखेंगे,
ठीक है, 10 लोगों पे करके देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फिजिबल है या नहीं। फिजिबल का मतलब क्या है कि ये मतलब एप्लीकेबल है या नहीं, या फिर जो हमने सोचा है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हमें 10 लोगों पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इससे हमारा टाइम बचेगा, इससे हमारा पैसा बचेगा। ठीक है, तो इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल बड़े पैमाने पर करने से पहले हम एक छोटा स्टडी कर लेते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। याद रखिएगा, फिजिबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी, पायलट स्टडी ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, लेकिन पायलट स्टडी को ही फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। ठीक है, it is usually carried out when the researcher want to explore area about which he or she has little or no knowledge। ठीक है, जब वो किसी एरिया के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं है या थोड़ा बहुत पता है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारा काम आता है, या बड़े पैमाने पर जब हम रिसर्च करते हैं उसके लिए ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, काइंड ऑफ ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ही पार्ट है फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद क्या है आपका एक्सप्लानेटरी। एक्सप्लानेटरी को आप क्या कहते हैं, व्याख्यात्मक अनुसंधान या फिर कारणात्मक अनुसंधान। ठीक है, ये हिंदी में आगे आपका लिखा हुआ है। तो एक्सप्लानेटरी क्या होता है, वन स्टेप अवे या अहेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, जो हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा उसमें क्या है, उसका एक स्टेप आगे है। ठीक है, मतलब कि उससे थोड़ा आगे का स्टेप है। इसमें क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने क्या किया था कि हमने देखा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग ठीक हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अब हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि क्यों हुआ वो एक्सीडेंट। ठीक है, मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट, मतलब अब देखिए बहुत सारे ट्रेन जा रहे हैं, उसी ट्रेन का एक्सीडेंट क्यों हुआ। ठीक है, क्या रीजन था उस ट्रेन के एक्सीडेंट होने का, शॉर्ट सर्किट हुआ, प्लेन की पटरी ठीक नहीं थी, या कुछ मतलब सिग्नल में कुछ डिफॉल्ट आया, क्या हुआ। ठीक है, तो जो इफेक्ट हमारा आया है, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है। ठीक है, ये हम किसमें करते हैं, एक्सप्लानेटरी रिसर्च में करते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम इसमें उसके कारण, उसके तह तक जाते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी, इसमें क्या आंसर मिलता है, व्हाट विल बी। ठीक है, और इसमें एक्सप्लेनेटरी में हम ये भी चीज एक्सप्लेन करते हैं कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि वहां पे कोई सिग्नल का डिफॉल्ट हुआ है, तो हम इसको सिग्नल को ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ताकि सभी जो ट्रेन है या सभी जो रिले सेंटर्स हैं वहां से आपका सिग्नल ठीक से जा सके। ठीक है, या फिर प्लेन की पटरी में खराबी थी, तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि समय समय पर उनका रूटीन, जैसे कि हमारे कहते हैं ना कि बॉडी चेकअप होना चाहिए, रूटीन चेकअप। ठीक है, उसी तरह से उनका रूटीन चेकअप होना चाहिए कि हाँ एक महीने 2 महीने के अंदर सभी जो ट्रेन की पटरियां हैं वो सही से है या नहीं, उनका चेकअप किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेनेटरी में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, उससे लेकिन एक स्टेप आगे है। ठीक है, attempt to clarify why and how there is the relationship between two aspects of the situation or phenomenon। ठीक है, तो ये घटना जो घटी है उसमें दो एस्पेक्ट हुआ ना, कि ट्रेन जा रही थी और वहां पे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, दो घटना हुई, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, क्यों हुई वो घटना, वो सिचुएशन क्यों हुआ, वो घटना क्यों घटी, उसके बारे में आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ आप डिस्क्राइब करते हैं, आपको जो दिख रहा है वो आप डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेटरी में जो नहीं दिख रहा है, जो वहां पे एग्जिस्ट करता है, उसको भी आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपका क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, ये हिंदी में वही चीजें लिखी हुई है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ
आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। कोरिलेशनल रिसर्च को हम क्या कहते हैं, सहसंबंधी अनुसंधान, ठीक है। द मेन emphasis in the correlational study is to discover or establish the existence of the relationship, association या interdependence between two or more aspects of the or situation, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, दो सिचुएशन के बीच में सहसंबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है। उनके बीच में संबंध जैसे कि हमने देखा योगा है और स्ट्रेस है, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या संबंध है, मतलब कि योगा करने से स्ट्रेस घटता है, योगा करने से स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, योगा करने से स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो संबंध है ना इसमें। अगर योगा से स्ट्रेस घट रहा है तो उसमें भी संबंध है, अगर योगा से स्ट्रेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे बेसिकली कोरिलेशनल स्टडी आपका कहाँ पे यूज किया जाता है, ऐसे स्टडीज में यूज किया जाता है जो प्लांट साइंस वगैरह होता है, ठीक है। जो खाद वगैरह निर्माण करते हैं उसमें यूज किया जाता है। जैसे अलग अलग तरह के खाद निर्माण करते हैं, दो प्लांट रहता है, एक में हम ए खाद डाल रहे हैं, एक में हम बी खाद, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ए खाद डालने से प्लांट बढ़ता है, बी खाद डालने से प्लांट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि ए खाद क्या है, अच्छा है, ए जो पेस्टिसाइड है वो अच्छा है एज कंपेयर टू बी पेस्टिसाइड, ठीक है। तो इस तरह से उसमें हम क्या स्थापित करते हैं, एक सहसंबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसके तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है कि जब हम एक कर रहे हैं, जैसे योगा कर रहे हैं, तो स्ट्रेस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मैं गलत बता रही हूँ, स्ट्रेस बढ़ता नहीं है, घटता है। तो ये बढ़ रहा है तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। या खाद का लेते हैं हम लोग, जैसे हम एक खाद डालते हैं तो प्लांट क्या होता है, प्लांट जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। जैसे हम बी खाद डाल रहे हैं तो प्लांट में घटता है, मतलब कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, प्लांट मुरझाने लगता है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। सी खाद हम डाल रहे हैं तो प्लांट में जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक है। एक हार्ट जब वो बढ़ता है, किसी चीज को करने से जब वो बढ़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। जब कोई चीज हम उसमें एक्स्ट्रा करते हैं और वो घटता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। जब दोनों में कोई इफेक्ट नहीं आता है करने और ना करने से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कोरिलेशन, ठीक है। क्लियर है? हाँ। दीदी, हम्म। ये कोरिलेशन और तुलनात्मक अध्ययन नाम का भी एक प्रकार रहता है, हाँ। तो इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं देखिए, हाँ, तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन क्या है, सॉरी, वो बेसिकली आपका थ्योरेटिकल रिसर्च काइंड ऑफ यही है आपका, ठीक है। दोनों में आप क्या करेंगे, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। दो वेरिएबल आपने लिया है या दो, जैसे तुलना में आप क्या कर रहे हैं उसको, दो कवि ले लिए, दो कवियों के बीच में आप तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तुलना हुआ, वो क्या हुआ, थ्योरेटिकल स्टडी में आप उसको क्या कहेंगे, तुलनात्मक कहेंगे। और कोरिलेशनल स्टडी बेसिकली आपका क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगा। नाम मतलब काम वही है, नाम इनके उनके इस डिजाइन की वजह से, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल की वजह से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके। चलिए, तो इसी में एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कुछ और स्टडीज होते हैं जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कॉजल रिसर्च, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का एक्सटेंडेड। ये बेसिकली आपका क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वो फिजिकल साइंस में यूज होता है, सोशल साइंस में यूज नहीं होता। सोशल साइंस मतलब जो हमारा ये योगा है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, ये सारी चीजें क्या हो गए आपके सोशल साइंस के अंतर्गत आ गई, ठीक है। लेकिन फिजिकल साइंस मतलब कि बेसिकली आपका जो मेडिकल साइंस हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, उन सब में आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी यूज होता है, ठीक है। जो क्या होता है, एक परफेक्ट, जैसे कि आप उसमें उसमें जो हमारा बिहेवियर साइंस या सोशल साइंस होता है उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। जैसे योगा का हम इफेक्ट एकदम पूरी तरह से नहीं देख सकते, है ना।
उसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको कहीं पे वेरिएबल, जैसे कि मैं योगा कितने मन से कर रही हूँ और आप योगा कितने मन से कर रहे हैं, उसमें आपका वहां पे वेरिएबल वेरी कर जाएगा, ठीक है। लेकिन पैरासेटामॉल, पैरासेटामॉल जो है आप मन से खा रहे हैं और बेमन से खा रहे हैं, ठीक है, दोनों में क्या पड़ेगा, वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर साइंसेस होते हैं या सोशल साइंसेस होते हैं, तो उसमें आपका साइकोलॉजी भी डिपेंड करता है। साइकोलॉजी अगर आप उसको पूरे मन के साथ कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपका अलग आएगा, और अगर आप उसको मन के साथ नहीं कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट अलग आएगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल चीजें होती है जो फिजिकल साइंसेस में चीजें होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ये मन या साइकोलॉजी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसमें आपका क्या हो जाता है, पूरी तरह से वो एक्यूरेट है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप वेइंग मशीन में चढ़ेंगे या बीपी मशीन होगा, तो बीपी चेक कराने जा रहे हैं, आपका मन है तो भी आपका बीपी उतना आएगा, आपका मन नहीं है तो भी आपका बीपी उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, एक्यूरेट होता है पूरी तरह से, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच होता है, ठीक है। इसमें हम मैनिपुलेट ऑफ वन और मोर वेरिएबल एंड कंट्रोल द मेजर ऑफ चेंजेस, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा केमिस्ट्री वगैरह का प्रैक्टिकल होता है, या फिर कोई मेडिकल साइंस में प्रैक्टिकल होता है, तो वो क्या करते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं। जैसे केमिस्ट्री का लैब होता है, अगर आपको टेम्परेचर चाहिए कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, एसी चला सकते हैं वहां पे, वहां का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। अगर आपको वहां का टेम्परेचर 50 डिग्री चाहिए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर ले जाके जा सकते हैं। लेकिन जो आपका सोशल साइंस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होता है मोर साइंटिफिक होता है, ठीक है, और सिस्टमेटिक होता है। क्लियर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? यस। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये मैम। हिंदी में ही लिखा हुआ है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का लाभ क्या क्या होता है, कि ये क्या होता है, वेरिएबल टू ऑब्टेन डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं ना, वो हम क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम वैसा रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हमारा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है वेरिएबल पे, ठीक है। लेकिन हमारे सोशल साइंस में या फिर बिहेवियर साइंस में क्या होता है कि हमारे वेरिएबल के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए योगा करा रहे हैं, तो फिर क्या है कि हमने 1 घंटा उनको योगा कराया, फिर घर में जाके वो क्या कर रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, हम उसको पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, उसमें आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी या फिर ऐसे भी, कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो क्या करते हैं उनको पूरा, जैसे कोविड-19 जब हुआ था, ठीक है, तो उस समय क्या किया गया था कि जो वैक्सीन आई थी उसको चेक किया गया, है ना। तो क्या किया गया, वैक्सीन जिन्होंने फर्स्ट टाइम उनको किया एक्सपेरिमेंट, उनको क्या किया गया, पूरे टाइम ऑब्जर्वेशन में रखा गया, ठीक है। जिनके ऊपर पहले तो जानवरों के ऊपर किया गया, जानवरों के ऊपर पूरा उनको क्या किया गया, ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसके बाद जब इंसान के ऊपर किया गया तो उनको भी पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा गया कि कितने टेम्परेचर में रहना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, उनके कंट्रोल में होती है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, मोर स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, उपयुक्त होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। और ये इसको हम यूज करके अलग अलग जगह पे इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मेडिसिन बनती है तो सबसे पहले क्या होती है, जानवरों पर यूज होती है, ठीक है, फिर जानवरों के बाद इंसानों पे यूज करते हैं। तो इसको हमने पहले जानवरों पे अप्लाई किया, फिर क्या किया, इंसानों पे अप्लाई किया, मतलब कि जो वहां पे रिजल्ट आया है उसको हम इंसानों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उस उन पे भी वैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। मतलब इसको क्या कर सकते हैं, हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, सामान्यीकरण कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो भी रिजल्ट आते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, दूसरों पर भी जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों पे किया है तो हम उसको बड़ों पे भी जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ हाइपोथेसिस कैन बी डिराइव्ड, इसमें कार्य कारण जो प्रभाव होता है उसको क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है, उनको निकाला जाता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू एसोसिएशन विद द अदर रिसर्च मेथड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ हम और भी कुछ कुछ रिसर्च मेथड जोड़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसमें 3 तरह के अलग अलग टाइप के और रिसर्च आते हैं, जिसको प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को देखने को मिला होगा क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है ये बताइए, व्हाट इज कंट्रोल ग्रुप? मतलब आप मर्यादित ग्रुप जो यहाँ से यहाँ तक ही जो आपने डिसाइड किया है। एक्सपेरिमेंट में ऐसा है, जैसे कि आप 50 लोगों पे कर रहे हैं रिसर्च, तो आप 50 और ऐसे लोग रखेंगे जिन पे आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पैरासीटामोल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो 50 लोगों को पैरासीटामोल खिलाएंगे, 50 लोगों को पैरासीटामोल नहीं खिलाएंगे। ठीक है, और दोनों में इफेक्ट देखेंगे। तो जिनको नहीं खिला रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। जिनको पैरासीटामोल खिला रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी? हाँ। ठीक है, तो जो प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं रहता है, केवल और केवल क्या रहता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है इसको, क्योंकि इसमें हमें कैसे पता चलेगा, सिर्फ हम प्री एंड पोस्ट डाटा के थ्रू हम पता करेंगे। लेकिन जहाँ पे कंट्रोल ग्रुप रहता है तो वो जो स्टडी होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन ग्रुप नहीं रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल माना जाता है, लेकिन इसको इतना अच्छा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं माना जाता। ठीक है, फिर आपका आता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल के दो जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, क्या है, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दोनों रहता है इसमें। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप भी रहता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी रहता है। और दूसरा क्या है, हम इसमें वेरिएबल विच कैन बी मैनिपुलेटेड। ठीक है, वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस कर सकते हैं वेरिएबल में। ठीक है, मतलब कि कितने वेरिएबल लेने चाहिए, कौन से वेरिएबल हमें लेना है, कौन सा चर हमें लेना है, वो चीज हमें क्या होनी चाहिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। और तीसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रैंडम का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने 50 लोग चुने हैं ना, इसको हमने ऐसा नहीं चुना है, मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे हैं, मैं राधा को जानती हूँ। ठीक है, तो राधा को मैं क्या करूंगी कि हाँ मैं राधा को जानती, इसलिए मैं राधा को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख लेती हूँ, और निधि को मैं नहीं जानती इसलिए मैं उसको कंट्रोल ग्रुप में रख लेती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करेंगे, चिट निकालेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, चिट निकालते हैं। ठीक है, तो जिसको जो चिट मिलती है, वो चोर पुलिस वाला आपने खेला होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम ये नहीं कहते कि ये मेरा दोस्त है तो इसको मैं चोर मतलब पुलिस बनाता हूँ, ये मेरा दोस्त है तो इसको मैं चोर बनाता हूँ, इस तरह से हम नहीं करते। ठीक है, तो रैंडम का मतलब क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि कौन कंट्रोल ग्रुप में जाएगा और कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये रिसर्चर इसको डिसाइड नहीं करता, ये वो चिट जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा कंट्रोल ग्रुप में जाएगा और कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको याद रखने। प्री एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल दोनों होता है। वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब क्या है, बदलाव। ठीक है, मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, बदलाव। और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मतलब कि रैंडम यानी कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। रैंडम का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ मैम। ठीक है, रैंडम मतलब अनोखा। अनोखा नहीं, मतलब कि नहीं
तुरंत मतलब किसी का टिक बस टिक टिक। बस नहीं होता उसमें। रैंडम मतलब कि जैसे कि उसमें रिसर्चर का बस नहीं होता है कि कौन सा पार्टिसिपेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा, कौन सा पार्टिसिपेंट कंट्रोल ग्रुप में जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो हमारे जानकार हैं, जो हमारे जान पहचान के हैं, उनको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख देते हैं और बाकी लोग को हम कंट्रोल ग्रुप में रख देते हैं। तो इसमें क्या है, रैंडम का मतलब कि उसमें उनका कंट्रोल नहीं होता है, उनमें उनकी इच्छा नहीं होती है कि इसको एक्सपेरिमेंटल में रखेंगे, किसको कंट्रोल में रखेंगे। क्लियर अभी? क्लियर है? हाँ मैम। हाँ ओके। नेक्स्ट हम एक और देखते हैं, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल क्या, काइंड ऑफ ये एक्सपेरिमेंटल ही है, ठीक है। लेकिन ये जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल कहाँ पे होता है, फिजिकल साइंस में यूज होता है, फिजिकल साइंस में। और ये जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है वो कहाँ पे यूज होता है, सोशल साइंस में, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजों में सेम रहता है, ठीक है। लेकिन इसको हम सोशल साइंसेस में यूज करते हैं, जैसे योगा हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, ये सब सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। और फिजिकल साइंस में आपका जैसे मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, ये सब आपके किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल साइंस के अंतर्गत। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो है वो फिजिकल साइंस में यूज होता है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल जो है वो सोशल साइंस में यूज होता है। तो जब क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में फिजिकल जो साइंस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कोई टेस्ट करना है, जैसे बॉम्ब वगैरह का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो एक इन्वायरमेंट बनाते हैं ना वहाँ पे कि इस तरह का रहेगा, और ताकि वो दूसरों को हार्मफुल ना हो, ठीक है। लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल कैसा होगा, उसमें हम इन्वायरमेंट नहीं बना सकते, जो बना बुनाया इन्वायरमेंट है। जैसे स्कूल में आप जा रहे हैं, स्कूल में आपको कोई रिसर्च करना है, तो आप स्कूल का इन्वायरमेंट पूरा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कि टीचर को चेंज नहीं कर सकते, स्टूडेंट को चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे बेंच डेस्क नहीं लगा सकते, जो है उस चीज में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, वहाँ के इन्वायरमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो है उसमें आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसलिए क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि थोड़ा सा जो चीजें हैं वो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। वहां पे आपको कुछ चीजों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन ट्रू एक्सपेरिमेंटल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, पूरी चीजें आप जैसा आप चाहते हैं वैसा आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हैं। क्लियर है तीनों में, तीनों? हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। एक चीज और देख लें, ये एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च हाँ एक्शन रिसर्च जो है वो क्या होता है, ये बहुत छोटा रिसर्च होता है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है। लेकिन जैसे अप्लाइड रिसर्च को हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। इस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये बेसिकली कहाँ पे यूज किया जाता है, एजुकेशनल फील्ड में, ठीक है। जैसे कि अभी कैसे प्रश्न पूछा जाता है मैं आप लोग को बता देती हूँ कि वहाँ पे हिंदी में ऐसा लिखा होगा कि एक स्कूल है जहाँ पे एक टीचर है, वो टीचर उस क्लास में किसी क्लास में या 7वीं कक्षा में अच्छे से सभी बच्चे स्कूल में कैसे आए उसके लिए रिसर्च करना चाहता है, तो वो कौन सा रिसर्च होगा, ठीक है। एक स्कूल है, वहां पे एक टीचर जो है 7वीं क्लास के सभी बच्चे स्कूल में आए और अच्छे से पढ़ाई करें, उसके लिए रिसर्च करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा रिसर्च यूज करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी एजुकेशनल फील्ड का रिसर्च आ रहा है तो उसमें आप आंख बंद करके एक्शन रिसर्च लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे एक्शन रिसर्च का ऑप्शन है तो आप उसमें एक्शन रिसर्च लगा सकते हैं, ठीक है। ये इमीडिएट एक्शन जो लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, गांव में जो स्कूल रहता है तो क्या करते हैं कि लंच बच्चे जो होते हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं, ठीक है। मिड डे मील मिलता है ना, तो मिड डे मील में खाना खाने आते हैं, खाना खाने के बाद वो क्या चले जाते हैं सब लोग, ठीक है। तो वो एक टीचर जो है वो चाहता है कि वो खाना खाने के बाद भी बच्चे क्या करें, स्कूल में आए, ठीक है। तो अब उसके लिए वो रिसर्च करेगा, तो क्या देखेगा कि क्यों स्कूल में नहीं आ रहे, ठीक है, उसका कारण क्या क्या है।
तो हो सकता है कि क्या कहते हैं, जैसे लंच के बाद जो भी पीरियड है वो क्या है, अच्छे नहीं है या बोरिंग पीरियड है, ठीक है, या उनको मिड डे मील के लिए ही वो लगा रहे हैं, तो इस तरह से वो पहले इकट्ठा करेगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसका रीजन क्या है, ठीक है, फिर उस रीजन को वो क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा। अगर कारण ये है कि लंच के बाद के पीरियड बोरिंग है, तो वो क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा कि लंच के बाद इंटरेस्टिंग पीरियड्स को रखेगा, ताकि क्या है, बच्चे इंटरेस्ट लें और उस पीरियड में आए, ठीक है, या कोई गेम या एक्टिविटीज रखेंगे जिसकी वजह से बच्चे अट्रैक्ट हो और उस क्लास में आए, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है। अब ये जो रिसर्च हुआ है वो आप इस स्कूल में ही यूज कर सकते हैं, दूसरे स्कूल में नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां का प्रॉब्लम अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ का प्रॉब्लम तो ये था कि बोरिंग था लंच के बाद का पीरियड, इसलिए हमने यहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन हो सकता है कि दूसरे स्कूल में उसका कारण कुछ और हो, ठीक है। तो ये जो एक्शन रिसर्च है इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह के लिए ही यूज होता है, क्षेत्र विशेष के लिए। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च इसका बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, जनरलाइजेशन उसका हम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, पार्ट ऑफ अप्लाइड, अप्लाइड रिसर्च का ही छोटा पार्ट है। इमीडिएट एक्शन लेने के लिए हम यूज करते हैं, प्री डिफाइंड प्रोसेस है, ठीक है। और इसका एग्जांपल एजुकेशनल फील्ड का जो भी क्वेश्चन आता है आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके 4 जो आपका स्टेप है ये भी पूछा जा चुका है, हाँ मैं संडे वगैरह में टेस्ट लूंगी, तो उसमें आप लोग को ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लानिंग, ठीक है, पहला पार्ट इसका क्या है, प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग और रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। ये बहुत बार 4-5 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक्शन रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें प्लान सबसे पहले रहता है, उसके बाद एक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं, फिर आपका रिफ्लेक्ट, ठीक है, याद कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे हाँ के मैम। हम और अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। कुछ और टाइप्स हैं